हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 12 को, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का होस्ट लेक्चर 1 होगा, यानी कि पार्ट 1 होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि ये बुक कौन सी है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये बुक हमारी कौन सी है। ठीक है, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है। इसमें हम लोग एक एक चीज़ पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को पता है आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। ठीक है, कौन सा बोर्ड एग्ज़ाम, 2025 में जो होने वाला है। तो इस बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आप लोग सबसे पहले अपना पेन और पेपर ले लीजिए, साथ में हमारे बैठ जाइए। जितना हम आपको पढ़ाएंगे वो सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। जहाँ मैंने इम्पॉर्टेंट बता दिया कि ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से एकदम, मतलब बहुत अच्छे से चमत्कारी तरीके से आपका ये सिलेबस यानी कि ये चैप्टर कवर होने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मेरे प्यारे बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ही पेन दिया है, क्या हो ये क्या दिया है, हाइलाइटर। अच्छा, ये हाइलाइटर भी नहीं है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बेसिकली शुरुआत होती है एक एक्सपेरिमेंट से, जिसका नाम था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। जिसका क्या नाम था बच्चों, जिसका नाम था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अब ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, आइए हम इस बारे में भी बात करते हैं कि ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या है। ओके, ये यहाँ से चल जाता है, इसको भी हमें बंद करना होगा। ओके, तो जैसा कि इसमें कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। यही है वो इंसान जिसकी वजह से इस चैप्टर की शुरुआत होती है, जिनका नाम है हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। इनका ये पूरा जीवन काल है 1777 टू 1851, यानी कि 19th सेंचुरी में ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था। और उस परफॉर्म के बाद क्या कंक्लूज़न मिला, इन्होंने बताया कि जहाँ पर मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये उस एक्सपेरिमेंट का सिस्टमैटिक डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो एक्स और वाई लिखा गया है, ये जो एक्स एंड है और ये वाई एंड है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। एक्स वाई क्या है लिखा ना, लॉन्ग, ये क्या लिखा है, ये आपको लिखा है लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। ये जो आप देख रहे हो ये कंपास है। ये क्या है बच्चों, ये हमारा कंपास है। ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अमीटर है, और ये हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर एक की है। ये क्या है, ये ऑलरेडी एक की है, की कनेक्टेड है। जैसे ही प्लग की को ऑन किया जाता है, ये डॉट लगा दिया गया मतलब ऑन कर दिया, वैसे इस सर्किट में करंट फ्लो होता है। कैंपस की नीडल डिफ्लेक्ट होती है। कैंपस की नीडल तभी डिफ्लेक्ट हो सकती है, कंपास की नीडल, जब इसके सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड हो। अदरवाइज कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होगी। बात समझ में आई। तो कंपास नीडल, अब यहाँ पर आपको साफ साफ मिल जाएगा कि कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। अगर करंट की वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं तो डिफ्लेक्शन और ज़्यादा होता है, और कम कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन कम होता है। ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देते हैं तो हमारा करंट जो डिफ्लेक्शन है वो भी बदल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि करंट हमारा कुछ ऐसे नीचे की तरफ जा रहा था, नीचे की तरफ, तो यहाँ साउड में रखा हुआ कंपास जिसका इस तरीके से कुछ डिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन अगर करंट के डायरेक्शन को इस तरीके से नहीं, रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि ये चीज़ हटा दिया जाए, यानी कि अब मैं यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम बना लूँ कि ऐसे अगर ऊपर की तरफ कर दिया जाए कि करंट हमारा ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो नियर बाई में रखे कंपास नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाता है। तो ये दो डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर, ये और ये हमने आपको बना के समझा दिया। इसका मतलब कि अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है तो कंपास का डिफ्लेक्शन भी बदल जाता है। अब डिफ्लेक्शन बदल जाना ये प्रूफ करता है या ये बताता है कि जो इस करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसका डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। आई बात समझ में, क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें यार पेन मिटाने वाला कोई और सिस्टम नहीं दिया है क्या, ये मिट जा, नहीं मिटाने वाला तो यार कुछ दिख नहीं रहा। इससे भी चल ही रहा है, इससे भी चल रहा है। चलो कुछ करते हैं, इसका भी हम इंतज़ाम, इसका भी इंतज़ाम हम कुछ ना कुछ कर लेंगे ताकि ये मिट जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ से पूरा वही चीज़ मिलेगा, ये पूरा वही मिलेगा।
कि इन प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्नड अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जब हम इसको पूरा शुरू से पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्या क्या क्लियर हो जाता है, आइए इस चीज़ को भी हम आपको समझाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी हम आपको समझाते हैं बहुत अच्छे से। देखो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने क्या करा है, प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि करंट के वजह से और क्या क्या होता है। तो यहाँ हम लोग करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक इफेक्ट के एक्चुअल में इस चैप्टर के जो मेन कर्ता धर्ता थे वो कौन थे, हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि ध्यान से देखना, कहाँ गया स्टोरी लाइन, इसकी स्टोरी लाइन यहाँ नहीं दी है। ओके, कोई बात नहीं। तो हमने आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में लिखा क्या है कि अगर देखो यहाँ से पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कॉपर वायर हैज़ प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इन्होंने यही बताया कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में रखा हुआ कंपास है, ये कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है करंट की वजह से। अगर करंट की वैल्यू को बंद कर दिया जाता है, करंट जीरो कर दिया जाता है, तो ये डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है, यानी कंपास की नीडल एकदम सिंपली ऐसे रहती है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से बाकायदा कंक्लूज़न यही मिला कि इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी कंडक्टिंग वायर से तो उसके सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई है, तो इसका जो सराउंडिंग स्पेस है, मान लो ये पूरा सराउंडिंग स्पेस है, पूरा मतलब इतना दूर से लेके मैं इतना दूर तक मान ले रहा हूँ, इतना दूर से लेके इतना दूर तक मैं मान लेता हूँ कि इस पूरे रीजन में क्या होता है कि कहीं पर भी आप कंपास रखोगे डिफ्लेक्शन आएगा। मतलब ये करंट कैरिंग वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन बन जा रहा है, एक जोन बन गया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। कंपास हमारा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। किसकी वजह से आया? इस करंट की वजह से आया। ठीक है, तो ये ऑस्टेड ने ये बात बता दी थी, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सप्लेन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर इन द सराउंडिंग स्पेस ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ये बोलेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में कि इसके बाद हमारे पास आ गया अगला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या होता है। तो वी आर फैमिलियर विद द फैक्ट अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। क्या देखा जाता है कि अगर कंपास के यानी कि एक कंपास के नीडल को बार मैग्नेट के पास में लाते हैं तो डिफ्लेक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लगता है। तो अ कंपास नीडल इज इन फैक्ट अ सिमिलर बार मैग्नेट द एंड्स ऑफ अब देखो यहाँ पर एक सवाल भी पूछा जाता है। क्या सवाल आता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चा। यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जो कंपास नीडल है वो किस चीज़ का बना होता है। कंपास नीडल किसका बना होता है? तो आप याद रखिएगा, अ स्मॉल बार मैग्नेट होता है। कंपास नीडल क्या होता है? एक बार मैग्नेट होता है। द एंड्स ऑफ कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो कंपास नीडल होती है ये हमेशा पॉइंट होती है किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। जो नीडल कंपास की, जैसे कंपास की मान लो ये नीडल है, ठीक है, ये टेल है और ये नहीं, तो ये एरो को हम लोग नॉर्थ कहते हैं और इसको साउथ कहते हैं। इन जनरल ये बना कुछ ऐसे शेप में होता है। इन जनरल ये नीडल ऐसे बनी होती है और यहाँ से ये पूरा एक पोर्शन हमारा लाल लाल ऐसे बना रहता है। तो इसको हम लोग नॉर्थ एंड बोलते हैं और इसको हम लोग साउथ एंड बोलते हैं। तो जो ये एंड नॉर्थ साइड अगर है, जैसे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग पेपर पे ड्रॉ करते हैं, बोलते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो होता क्या है कि जब कंपास को हम रखते हैं तो ये वाला एंड जिस डायरेक्शन में होता है उसी को हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? या नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको क्या रखना है बच्चों? याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि द एंड पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल। Through various activities we have observed that the like poles repel while unlike pole of magnet attract। तो ये प्रॉपर्टी है जिसे कि आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो ये प्रूफ करती हैं कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपल करते हैं और अनलाइक पोल ऑफ मैग्नेट
अट्रैक्ट करते हैं। तो इसे आपको याद रखना है। अब आगे देखो एक सवाल आ गया कि वाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स। या हम बोल सकते हैं कि टॉर्क एक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बार मैग्नेट। ये जो बार मैग्नेट के बगल में अगर कंपास नीडल रखेंगे तो ये बार मैग्नेट इस पर क्या लगाएगा? टॉर्क लगाएगा। क्या लगाएगा बेटा? टॉर्क। या टॉर्क अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप इतना लिख दो कि मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है। क्या एक्ट होता है बेटा? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है। और इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होता है कि ये जो निडल है हमारी कंपास की निडल, जो कि मान लो पहले ऐसे थी और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से इस डायरेक्शन से रोटेट होकर ऐसे हो गई या ऐसे हो गई। तो कोई किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हुई है, किसकी वजह से? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हुई है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है कि वाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट? इट डिफ्लेक्टेड बिकॉज अ मैग्नेटिक फोर्स, या बोल सकते हो टॉर्क, एक्ट ऑन अ कंपास नीडल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बार मैग्नेट। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो डायग्राम आप बहुत अच्छे से देख रहे हो बेटा, ये एक मैग्नेट के सराउंडिंग में रखे हुए आयरन फिलिंग्स की है। ये जो छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हो ये आयरन की फिलिंग्स हैं, यानी आयरन के महीन पीसेस हैं। इनको आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी है आयरन फिलिंग्स। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो चलो मैं ये मिटा दे रहा हूँ कि आयरन फिलिंग्स नियर द बार मैग्नेट अलाइन देमसेल्फ एलोंग द फील्ड लाइंस। तो एक्चुअल में होता ये है बच्चा कि जब एक ये हमारा बार मैग्नेट है, ये हमारा क्या है, ये आप देख रहे हो, ये हमारा नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये हमारा साउथ पोल है मैग्नेट का। क्लियर? तो जब इसके पास आयरन की फीलिंग्स को यानी आयरन के महीन टुकड़े को डाल दिया जाता है, डालने के बाद गिराने के बाद हमको दिखता क्या है? हमको कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ इस तरीके से लाइंस आई हैं। इस पेन को मैं हटा दूँ, दूसरा पेन सेलेक्ट कर लूँ तो आपको थोड़ा सा दिख जाएगा बहुत सुंदर। ठीक है, जैसे देखो आप देख रहे हो ये कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे आप देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसी ऐसी लाइंस आप देख पा रहे हो यहाँ पे। आप कुछ इस तरीके से चीज़ें देख पाओगे यहाँ पर, इस तरीके से चीज़ें आप कुछ देख पाओगे, किस तरीके से चीज़ें घूमी हुई हैं। ठीक है, तो यही है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन्हीं को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? नॉर्थ से इमिट होती हैं, साउथ में इंटर करती हैं और ये कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप है। क्या है बेटा? कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप कर्व, कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व हैं ये। दीज आर द कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व, दीज आर द कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ये स्टार्ट होती हैं बच्चों नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट से। कहाँ एंटर करती हैं? साउथ पोल ऑफ मैग्नेट में, और अंदर अंदर मूव करती हैं साउथ टू नॉर्थ। अंदर अंदर कैसे मूव करती हैं? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, और ये पूरा एक कंप्लीट इस तरीके से कर्व बनाती हैं। ठीक है, इंडलेस होती हैं। ये कैसी कर्व है? ये इंडलेस कर्व हैं, इंडलेस कर्व। ठीक है, इंडलेस लिखा है, इसको आप ध्यान से समझना, ये इंडलेस लिखा है तो बेटा इंडलेस कर्व है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है एक बार मैग्नेट, अब बार मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें जब पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि द आयरन फीलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न एज शोन इन फिगर। व्हाई डू द आयरन फीलिंग्स अरेंज इन सच पैटर्न्स? What does this pattern demonstrate? The magnet exerts its influence in the region of surrounding it. Therefore, the iron filling experience a force, and the force thus exerted makes iron filling to arrange in a pattern. होता ये है कि मैग्नेट क्या करता है, जब हम आयरन फिलिंग्स को रखते हैं तो आयरन फिलिंग्स को मैग्नेट इन्फ्लुएंस करता है, एक फोर्स लगाता है, क्योंकि ये जितनी भी यहाँ पर आयरन फिलिंग्स हैं इस रीजन ऑफ स्पेस में, ये सभी इस मैग्नेट के रीजन में, मैग्नेट के इलाके में हैं। तो मैग्नेट उन सबको इन्फ्लुएंस करता है और अपने हिसाब से उनको अरेंज करता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि मैग्नेट उन पर फोर्स लगाता है और उनको मजबूर करता है इस तरीके से अलाइन होने के लिए। ठीक है, तो द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच अ फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो याद रखना है ये चीज़ बहुत अच्छे से, किस चीज़ को, कि द रीजन आर सराउंडिंग अ मैग्नेट
in which a force of magnet can be detected is said to have magnetic field, या is said to be magnetic field. And आगे the lines along which the iron filings align themselves represent the magnetic field lines. तो याद रखना है. Are there other ways of obtaining magnetic field lines around a bar magnet? तो बिल्कुल इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. कैसे? तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि एक बार मैग्नेट लेते हैं और उसके सराउंडिंग में ये पूरा एक्टिविटी का एक तरीका दे दिया कि हमें क्या चाहिए, एक स्मॉल कंपास चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, एक बार मैग्नेट चाहिए, उसके बाद और क्या चाहिए, प्लेस अ मैग्नेट ऑन अ शीट ऑफ वाइट पेपर फिक्स्ड ऑन ड्राइंग बोर्ड यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल, मतलब चिपकाने वाला मटेरियल. ठीक है. मार्क द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट, प्लेस द कंपास नियर द पोल ऑफ द मैग्नेट, हाउ डज इट बिहेव. और इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके हम प्रॉपर उस चीज़ को समझ जाते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं. अब बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये चीज़ दोबारा हमको दिखाओ. आओ तुमको ये चीज़ हम दिखा देते हैं, बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि ये कैसे काम करता है. आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि ये काम कैसे करता है. आओ देखो बेटा, अभी देखो ये हमारे पास क्या है, ये सिंपली हमारे पास, ये देख रहे हो, ये हमारे पास एक मैग्नेट है. आपने कहा यस सर. अब इस मैग्नेट के पास में हमने क्या किया, इस मैग्नेट के पास हम कंपास ले गए. देखो यहाँ पर ले गए. अब यहाँ पर कंपास हमारा कैसे अलाइन है, आपने कहा कि सर यहाँ पर कंपास इस डायरेक्शन में लाइन है. चलो हम इसको ऐसे लाइन बना लेते हैं. ठीक है. अब कंपास को यहाँ से हटाते हैं. अरे लिखा हुआ मिटाया तो हट गया क्या, देखो ये था, इसको ऐसे कर लिया. अब देखो, अब हमने इस कंपास, अरे यार ये तो दिक्कत दे रहा है, और इसको हटा लो तो हट जा रहा है. चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना बेटा. अब ध्यान से देखना, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ. देखो यहाँ पर कंपास जो रखा है, यहाँ पर ये कंपास का निशान क्या इस फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग. यहाँ पर जो मैग्नेट रखा है, ये जो छोटा सा टाइनी मैग्नेट रखा है, इसके जैसा है. आपने कहा बिल्कुल है. अगर हम यहाँ से कंपास को हटाते हैं, इस तरफ रखते हैं, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो हमारा टाइनी मैग्नेट रखा है, क्या इसके जैसा है. आपने कहा बिल्कुल सर वैसा ही है. तो इन्हीं सब पॉइंट्स को क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करके कुछ इस तरीके से फील्ड लाइन बना लेते हैं. यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे फील्ड लाइन से मूव कर रही हैं. ऐसे मूव कर रही है, यहाँ पर नीडल ऐसे मूव कर रही है. ठीक है, ऐसे मूव कर रही. एरो गड़बड़ हो गया. नॉर्थ से साउथ की तरफ रेड जिधर भागता है, ये जो लाल, जैसे इसको आप ध्यान से देखो, लाल जिधर है उस तरह से हम एरो बनाते हैं. तो एरो इधर, एरो हमारा इधर बन जाएगा. अब देखो ये कैसे भाग रहा है, ये कुछ ऐसे भाग रहा है, इस तरह से भाग रहा है इधर. ठीक है, ये कैसे भाग रहा है, आप कुछ ध्यान से देखोगे, ऐसे भाग रहा है. आपने कहा बिल्कुल सर. और देखो ये कैसे भाग रहा है, ये कुछ ऐसे ऐसे भागते हुए आ रहा है, ऐसे. ठीक है ना, ये कैसे भाग रहा है, ये कुछ देखोगे तो ये फील्ड लाइन ऐसे भाग रही थी, ऐसे. ठीक है, ये कैसे भाग रहा है, ये देखो ऐसे भाग रहा है. यहाँ पर देखोगे एरो गड़बड़ हो गया इसका, ये एरो नॉर्थ पोल इधर भाग रहा है. ये देखो ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये देखो ये कुछ ऐसे जा रहा है, इधर से देखो ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये देखो ये ऐसे जा रहा है ना. तो ये सब, और इधर देखो नॉर्थ इधर आ रहा है, रेड इसके तरफ पॉइंटेड है, रेड इसके तरफ क्या है, रेड इसके तरफ पॉइंटेड है. ये देखो रेड इसके तरफ पॉइंटेड है ना, ये सब देख रहे हो. आपने कहा यस सर. तो यही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में, एक बार मैग्नेट की तरफ. जैसे ही इस कंपास को भी ला के अगर रखा जाएगा ना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ तो हट जा रहा है. कंपास को जहाँ जहाँ रखेंगे, जैसे जैसे नॉर्थ पोल भागता है इसका, उसी तरीके से उसको ड्रॉ करते करते जाते हैं, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाता है. आई बात समझ में. तो इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा हमारे अलावा, आप समझ लो ये इस बात को. अब आते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक पर, किस टॉपिक पर, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे. ठीक है. अब बच्चा लोग कहेगा सर जी ये क्या है, अरे कुछ नहीं है, ये देखो, ये वापस आजा भाई, कहाँ गया, ये आ गया. ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट कर लेते हैं, समझ लेते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देखो ड्रॉ किया गया है, ये कार्डबोर्ड है. अब नॉर्थ पोल हमारा देख रहे हो ना, ये नॉर्थ इधर भाग रहा, साउथ इधर है. तो जब इनको ज्वाइन करते हुए जाएंगे, इधर नॉर्थ इधर भाग रहा, नॉर्थ इधर भाग रहा, नॉर्थ इधर, तो कंपास के सहारे इन फील्ड लाइंस को ऐसे 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 ज्वाइन करते हुए जाएंगे, ज्वाइन करते हुए जाएंगे, ज्वाइन करते हुए जाएंगे, तो हमको ये फील्ड लाइन मिल जाएगा. ठीक. तो कैसा पैटर्न देखने को मिलता है, एग्जैक्टली इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है. क्लियर हो गया. आपने कहा यस सर. तो ये आपको समझ में आ गया, ये बात हमने आपको बता दी. अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. ये लाइन याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक क्वांटिटी है जो कि जिसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है.
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल मूव इनसाइड इट। कि नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में भागता है वो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इस डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो बहुत अच्छे से। अगर इस सबको मैं मिटा दूं, एकदम और जूम कर दूं, तो आप ध्यान से देखो कि नॉर्थ पोल ये किधर भाग रहा है। ये नॉर्थ पोल किधर भाग रहा है, इस तरफ भाग रहा है। तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। मान लो ये कोई पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट पर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये पॉइंट मान लो कोई बी है, तो इधर ये नीडल ऐसे भाग रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये कोई पॉइंट मान लो डी है या सी है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, कुछ इस तरफ है। यहाँ पर देखो मैग्नेटिक कंपास ऐसे भागा हुआ है, तो ये हमारा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये कोई डी है, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे है। समझ में आ गया? ये कोई पॉइंट मान लो हम ई मान लेते हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, इस पॉइंट पर पर्टिकुलर। जिधर नॉर्थ पोल भागेगा वो डायरेक्शन होगा। इस चीज़ को आपको समझना है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब कि देयरफॉर इट इज टेकन बाय convention that the field lines emerges from north pole and merge at south pole. Note arrow marked on the field line in figure 12.4। 12.4 कौन सा है? ये फिगर है जो कि हमने एरो मार्क किया गया है, वो उसी तरीके से भाग रही हैं, वो दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारी फील्ड लाइन्स है वो कैसे मूव करती हैं, साफ साफ ये बात लिख दिया गया कि फील्ड लाइन्स इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। लेकिन कहाँ? आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के आउटसाइड में ये चीज़ देखने को मिलता है, आउटसाइड रीजन में। जबकि इनसाइड की बात क्या करे होगा कि इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। इस बात को आपको क्या रखना है, याद रखना है। 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व, ये बात हमने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन्स। अगर जहाँ पर फील्ड लाइन्स एक दूसरे के पास पास होंगी वहाँ पर स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा। दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड। तो जब जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं बेटा कि ये क्राउडेड रीजन है, यहाँ पर क्राउडेड जोन है। तो इस क्राउडेड जोन में क्या होगा, इस क्राउडेड जोन में आपको स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। इस क्राउडेड जोन में स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। अब जैसे मैं मार्क कर लेता हूँ कुछ पॉइंट, जैसे मैं मार्क कर लेता हूँ 1, यहाँ मार्क कर लेता हूँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ पर फील्ड लाइन दूर है क्योंकि ये फील्ड लाइन कहीं इधर से आ रही है, ये फील्ड लाइन इधर से आ रही है, ये सीधे जा रही है, ये इधर से आ रही है, ये कहीं इधर से आ रही है। अब 1 के पास फील्ड लाइन बहुत कम है, 2 के पास फील्ड लाइन थोड़ा क्लोज हैं, तीसरे पे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, सॉरी इस पर सबसे कम होगा, इस पर मॉडरेट होगा और इस पे सबसे ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं बेटा? बी से। तो यानी कह सकते हैं कि तीसरे पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है सपोज B3, दूसरे पॉइंट पर जो है सपोज B2, पहले पॉइंट पे है सपोज B1, तो सबसे ज़्यादा B3 होगा और सबसे कम हमारा B1 होगा। तो क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि कहाँ पर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, यानी कितनी ज़्यादा ताकतवर मैग्नेटिक फोर्स है। तो तीसरे पॉइंट पर सबसे ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स है, यहाँ थोड़ा कम है और यहाँ सबसे कम है जो हमने इस डायग्राम में मार्क किया है। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ नो टू फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। कभी भी 2 फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारी पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। सवाल पूछा जाता है कि स्टेट या एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आपको क्या क्या लिखना है, आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन्स, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, that is the force acting on the pole of another magnet placed is greater where the field lines are crowded. No two field lines
फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। अगर वो ऐसा करती हैं, सवाल ये भी पूछा जाता है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। जैसे इस डायग्राम में आप देखो, इस डायग्राम में देखो आप, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, समझा तो चुका ही हूँ। अब जैसे इस डायग्राम में आप देखोगे बेटा, कोई पीछे से ये फील्ड है, ये फील्ड लाइन है, ये है, चौथी है, ये पांचवी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, चाहे भले एक दूसरे के कितने भी पास से क्यों ना गुजर जाए, बट दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर वो ऐसा करती हैं तो रीजन क्या होता है कि अगर दो फील्ड लाइंस मान लो इस तरीके से इस पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर गई, तो एक्चुअली में बेटा अगर इस फील्ड लाइन पर यहाँ हम मान लो एक टेंजेंट ड्रॉ करें, क्योंकि ये एरो कंपस की नॉर्थ, यहाँ कंपस रखेंगे तो उसका नॉर्थ इस तरफ भागेगा, यानी कि यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारा इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन द लाइन, जैसे जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, जैसे मान लो इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट क्या बताएगा कि इस पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड इस एरो के डायरेक्शन में है। किधर है? एरो के डायरेक्शन में है। यानी ये बी मान लूँ तो या इस ए पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो किस डायरेक्शन में है? ए से बी की तरफ है। ठीक, तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन द लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज है एक। तो अगर दो फील्ड लाइन एक दूसरे को सपोज कट कर दी तो हमारे एक टेंजेंट मान लो इधर हो जाएगा और एक टेंजेंट मान लो इधर हो जाएगा। अगर ये फील्ड लाइन ऐसे मूव कर रही हो तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन मिल जाएगा, एक मिल जाएगा मान लो पी से ए की तरफ और एक मिल जाएगा पी से बी की तरफ। अब भौचक्का आदमी कि भाई ये कौन मानूं, मैं पी से ए वाला मानूं या पी से बी वाला मानूं, तो इसलिए ये दो फील्ड लाइन यानी कंपास जब रखेंगे इस जगह पे तो या तो एक डायरेक्शन में होगा या केवल बी के डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में कभी भी मूव नहीं करेगा। इसका मतलब कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को कभी काटेंगी ही नहीं, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को कभी काटेंगी ही नहीं, क्योंकि काट दी तो वहाँ पर दो डायरेक्शन हो जाएगा और एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि इफ़ दे डिड it would mean that at the point of intersection compass needle would point towards two direction which is not possible। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया कि why two magnetic field lines never intersect each other, तो आप लिखोगे कि if they did it would mean that at the point of intersection the compass needle would point towards two directions which is not पॉसिबल। क्लियर हो गया इतनी बात? तो अब मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। क्योंकि देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्स्टेड ने क्या बता दिया था, जो हमारे ये भाई साहब थे, कौन भाई साहब, ये जो हमारे भाई साहब थे हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड, इन्होंने खाली ये बात बताई थी, ध्यान से सुनना, कि और भी ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, बाकायदा साफ ये लिखा है कि इन 1820 ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट कि अ कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मेटेलिक वायर प्लेस्ड नियर बाई। ठीक है, इसका मतलब थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन ऑर्स्टेड सो दैट कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर रिलेटेड फिनोमिना। हिज रिसर्च लेटर क्रिएटेड technologies such as radio, television and fiber optics. Thus the unit of magnetic field strength is named as Oersted in his honor। बात समझ में आई? तो इन्हीं की वजह से ये चीज़ पता चला था, ठीक है, थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन। तो कि इसका मतलब कि अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये डिस्कवरी कैसे हुई थी? एक्सीडेंटली हुई थी। ये साफ साफ यहाँ मार्क करके लिखा हुआ है कि ये कैसा हुआ था बेटा, ये एक एक्सीडेंटली ये डिस्कवर्ड हुआ था, साफ साफ यहाँ पर लिखा है एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड। ठीक है ना? तो जब ये बात आ गई तो आगे कहानी बहुत सारे बढ़ गए अब कि अगर ऐसा है तो और क्या क्या हो सकता है। तो भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो एक जैसे बार मैग्नेट के सराउंडिंग में, अब जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं कुछ इस तरीके से हैं। तो अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी होंगी, क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, तरह तरह की बातें हमारे सामने निकल के आई। तो अब उस चीज़ के लिए ये हमारा हेडिंग है जिसे हमें समझना है। ठीक है, तो इसके लिए
ध्यान देना, किसके लिए रूल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए। तो इसके लिए बेटा एक एक्सपेरिमेंट है, बाकायदा परफॉर्म किया गया है, और ये एक एक्सपेरिमेंट है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है कुछ ऐसा। देखो, ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर हेडिंग वहाँ पे देखा आपने, एक्सपेरिमेंट। ये देखो, ये एक करंट कैरिंग कॉपर वायर है। ये क्या है बेटा, एक कॉपर वायर। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा कॉपर की वायर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलो, तो हमने लिख दिया ये कॉपर वायर, और इस कॉपर वायर में मान लो करंट जा रहा है नीचे की तरफ, मान लो नीचे की तरफ करंट जा रहा है। ये सराउंडिंग में जो देख रहे हो ये आयरन फीलिंग्स रखी हुई हैं। क्या रखी गई हैं, आयरन की फीलिंग्स रखी हुई हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, आपने कहा नहीं। और ये आयरन फीलिंग्स कैसे अरेंज है, गोल गोल, आप देखो ऐसे ऐसे अरेंज है। ये कैसे अरेंज है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे लगभग अरेंज है, गोल गोल। इसका मतलब कि एक मैग्नेट के लिए जब आयरन फीलिंग रखा गया था तो कुछ डिफरेंट पैटर्न में अरेंज हुआ, और यहाँ करंट कैरिंग वायर के लिए रखा गया तो डिफरेंट पैटर्न में। इसका मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं। कैसी होती हैं, सर्कुलर। और ये जो वायर होता है ये कहाँ होता है, इस सर्कल के सेंटर पर होता है। कहाँ होता है, सर्कल के सेंटर पे होता है। तो ये ढेर सारी ऐसे सर्कुलर लाइन हमारी बन गई, तो इनको हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हो, ये जितनी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हो, ये कैसे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है। किस तरह से बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है। और जो कंडक्टर है वो कहाँ पर है, कंडक्टर सेंटर पर है। कंडक्टर इज एट द सेंटर, इज एट द सेंटर। ठीक है, इस चीज़ को आपको क्या रखना है, याद रखना है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो सर्कल्स के फॉर्म में हैं। तो अब यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि अ पैटर्न ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इंडिकेटिंग द फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एंड द एरोज इन द सर्कल्स शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। अब यहाँ पर तो कोई एरो बना नहीं है इस डायग्राम में, इस डायग्राम में आपको दिख जाएगा कि एक्चुअली में कंपास रखने पर क्या होता है। ये डायग्राम देखो, ये तो एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है आयरन फिलिंग के साथ, और ये कंपास के साथ कि ये एक्स वाई हमारा क्या है बेटा, ये आप देख रहे हो, ये एक्स और ये वाई, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका कार्डबोर्ड है। ये आपका क्या है बेटा, कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड के अंदर से छेद करके यहाँ से पास कर दिया और इसमें करंट पास करा दिया गया बाय यूजिंग बैटरी। ये आप क्या देख रहे हो, ये आप देख रहे हो बैटरी है। ये अमीटर लगा हुआ है, वेरिएबल रजिस्टर है, और ये की लगा हुआ है। जब कंपास रखा गया तो कंपास का नॉर्थ पोल कैसे भाग रहा है, देख रहे हो, इधर इधर भाग रहा है। इसका मतलब कि इस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इन सब का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ये कुछ ऐसे भाग रही हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरह से भागती हुई जाएंगी या कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होंगी। अब बात आई कि भैया ये तो कंपास ऐसा बता दिया, कोई और नियम कानून है क्या जिससे इसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं? तो बिल्कुल पता कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हम आपको यहीं पर बताएंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होंगी। कैसे होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। और कंडक्टर कहाँ होगा, कंडक्टर इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि क्लोज्ड अप ऑफ पैटर्न इज ऑब्टेन्ड, मतलब तो कहानी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की खास बात कि हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो पाया गया बेटा वो यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, और इससे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, किससे डिटरमाइन करते हैं, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से। और इसमें देखो इतनी सारी बातें बेटा ये आपको पढ़ना है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। ठीक है, पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। या चलो हम ही पढ़ के सुना ही देते हैं, जब इतना कर दिया तो ये भी कर देते हैं कि व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्लेस्ड एट अ गिवन पॉइंट इफ करंट इन द कॉपर वायर इज चेंज्ड। कि अगर कॉपर वायर में करंट को चेंज करते हैं तो क्या देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर एक्स से वाई की तरफ करंट जा रहा था, तो हमारा जो निडिल था कंपास की वो इस डायरेक्शन में भाग रहा था, देखो इस तरफ भाग रहा था। अगर
करंट हमारा एक्स से वाई की तरफ जा रहा था, तब नहीं समझो कि एक्स से वाई की तरफ जा रहा था तो कंपास की नीडल ऐसे जा रहा। अगर करंट हमारा वाई से एक्स की तरफ जाने लगेगा तो करंट, ठीक है, तो नीडल हमारी उल्टा डिफ्लेक्ट होगी। सिंपल। कैसे डिफ्लेक्ट होगी? उल्टा, यानी कि जो अभी एरो इधर जा रहा था ये ससुरा इधर पलट जाएगा, तुरंत कल्टी मार लेगा। कब? जब ये वाला एरो ऐसे होगा, यानी कि पहले करंट कैसे जा रहा था? ऐसे जा रहा था, नीचे की तरफ जा रहा है, एक्स से वाई की तरफ। और जैसे ही करंट वाई से एक्स की तरफ जाना शुरू करेगा, कंपास नीडल तुरंत ऐसे कल्टी मार लेगा। ठीक है, बात समझ में? इतनी बात है, सब एकदम अच्छे से समझना है हमको। ठीक है, तो व्हाट वी सी, तो टू सी दिस vary the current in the wire we find the deflection in the needle also changes। कि अगर हम करंट को वैरी करते हैं, अगर हम करंट को वैरी करते हैं बेटा, तो करंट को वैरी करते ही हमारे साथ क्या क्या होता है? करंट को वैरी करने से डिफ्लेक्शन वैरी होता है। इनफैक्ट इफ द करंट इज इंक्रीज्ड द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। इट इंडिकेट दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेज एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेज। ये कीवर्ड है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? कि इफ द करंट इंक्रीजेज, इफ द करंट इंक्रीज्ड द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, इट इंडिकेट दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट इंक्रीजेज एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेज। अच्छे से इस लाइन को याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बच्चों कि व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ द कंपास इज मूव्ड। कि अगर हम कंपास को मूव करते हैं, यानी वायर से दूर ले जाते हैं या पास लाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? तो अब आगे की कहानी, तो अवे फ्रॉम द कॉपर वायर बट द करंट थ्रू द वायर रिमेन्स द सेम। कि अगर करंट को चेंज किए बिना कंपास को दूर ले जाते हैं वायर से, तो टू सी दिस नाउ द प्लेस ऑफ कंपास एट फार्दर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टिंग वायर से एट क्यू, पॉइंट क्यू। अब इसमें किसी डायग्राम की बात हो रही है क्या? 12.6 चलो, ये 12.6 का ए है कि दूर ले जाते हैं तो क्या देखते हैं? दूर ले जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि डिफ्लेक्शन कम होता है। पास में रखने पर क्या देखते हैं? डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा, और दूर रखने पर कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। ठीक है, तो व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व? तो वी सी दैट द डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीजेज, thus the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases। तो ये दूसरा पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन करंट इन द कंडक्टर डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेज। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेज। ये क्या हो रहा है? अगर ये पूरी की पूरी चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों, ये पूरी की पूरी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कोई इस बारे में गड़बड़ सड़बड़ नहीं करेगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो याद रखना है। और कैसे होता है ये भी मैं बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इस करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसके लिए फार्मूला होता है स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I डिवाइडेड बाई R। और इसकी SI यूनिट होती है बच्चों टेस्ला। SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है टेस्ला। कि म्यू नॉट B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। I करंट है और R डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो ये फार्मूला होता है और इस फार्मूले के हिसाब से हमारा मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर के लिए चेंज होता रहता है। ठीक है, क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि राइट हैंड थंब रूल इज बेसिकली यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ magnetic field. A convenient way of finding the direction of magnetic field associated with the current carrying wire of conductor is given in figure। इतना तो जो convenient way है, तरीका है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाने का, वो है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब राइट हैंड थंब रूल आइए देखते हैं। ये देखो, अगर हम अपने राइट हैंड से, किससे बेटा? राइट हैंड थंब रूल हमारा क्या कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड से, मान लो ये जो हाथ देख रहे हो ये राइट हैंड है। क्या है बट बबुआ? ये मेरे प्यारे बच्चों, ये राइट हैंड है। तो राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है,
ये अंगूठा देख रहे हो ना, अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में रखा गया है और तार को, वायर को पकड़ा गया। ये वायर है, इस वायर को क्या कर लिया, पकड़ लिया, थंब को रख दिया करंट के डायरेक्शन में। तो ये चारों उंगलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ रही हैं, इस तरफ से मुड़ रही हैं, इधर इस डायरेक्शन में, तो यही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो यानी कि तार के ऊपर से हमारी उंगली, फिंगर्स जा रही हैं, तो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इधर से जा रही है, ऐसे घूम रहा है, ठीक, इधर से होते हुए, तार के नीचे से होते हुए ये ऐसे आ जाएगा। यानी इस वायर के सेंटर के, वायर हमारा कहाँ होना चाहिए, सेंटर पर। वायर कहाँ होना चाहिए बबुआ, वायर हमारा सेंटर पर रहेगा, सेंटर से पास होगा, और इसके चारों तरफ सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होंगी। और ये कौन से रूल से हम लोग पता लगाएंगे बच्चा, तो हम लोग इस चीज़ को पता लगाएंगे राइट हैंड रूल से। किससे, राइट हैंड रूल से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा रूल है, इसका वाइस वर्सा रूल भी है, कि अगर मान लिया जाए कि करंट हमारा, ध्यान सुनना, अभी मैं इसको ऐसे बना दूँ, अगर मान लिया जाए बेटा कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि करंट हो, इस तरह से क्या भाग रहा हो, करंट, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो फिर ऐसे नीचे की तरफ होगा, वो फिर ऐसे नीचे की तरफ होगा। यानी ये इसका वाइस वर्सा रूल भी है। ठीक, कि अगर करंट इस पर होगा, करंट वायर पर और नीचे जा रहा हो, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है तो जो थंब वाला डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो दोनों बातें आपको याद रखना है, दोनों बातें आपको याद रखना है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। और अगर करंट इस लूप में होगा, इस तरह से मूव करेगा इधर से ऐसे, तो ये जो डायरेक्शन है सेंटर से ऐसे जो आ रहा है, ये फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब इसका रूल क्या है, इसे याद कैसे करेंगे, तो देखो कि इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट कि थंब पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर फिंगर्स will wrap around the conductor in the direction of field line of magnetic field as shown in figure. This is known as right hand thumb rule. और ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इसलिए इस रूल को आप लोग क्या रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, ये क्या है बच्चा, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इम्पॉर्टेंट रूल। सो ये एक स्टार बना दे रहा हूँ, इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बिना किसी टेंशन के, बढ़िया मजबूती के साथ। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आप भूल जाएंगे। अब देखो एक सवाल हमारे सामने आ गया बच्चा, यहाँ पर लिखा है कि करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा ईस्ट टू वेस्ट में, इधर हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट होता है, और ये हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है। तो हम मान लेते हैं कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ हमारा करंट पास कर रहा है। ये तो लिखा है कि करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। यानी दो पॉइंट, एक यहाँ मान लेते हैं और एक यहाँ मान लेते हैं। यहाँ पर कैसे होगा, तो राइट हैंड से अपने थंब को वेस्ट के डायरेक्शन में, थंब को वेस्ट के डायरेक्शन में रखते हुए उस वायर को पकड़ेंगे, तो ऊपर के टाइप हमारा क्या होगा, ऊपर के टाइप हमारा चारों फिंगर अंदर की तरफ जाएंगी और इस तरफ से वो फिंगर बाहर की तरफ आएंगी। ठीक है, तो यानी कि ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी, ऐसे इधर से ऐसे आएंगी, यानी ऊपर से जाएंगी और नीचे से आएंगी। तो यानी इस तरफ इनवर्ड होगा और इस तरफ आउटवर्ड होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर दो सिंबल बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। दो सिंबल कौन कौन से, यही सिंबल ध्यान रखना कि हमने क्रॉस बनाया। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड प्लेन ऑफ पेपर के, इनवर्ड किसके रिस्पेक्ट में, प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर के रिस्पेक्ट में। और डॉट बना दिया, इसका मतलब आउटवर्ड होता है। क्या होता है, आउटवर्ड, किसके रिस्पेक्ट में, यहीं प्लेन ऑफ पेपर के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो इस तरह से फील्ड लाइन हमारी अंदर जाएंगी और नीचे वाले में बाहर आएंगी। तो यहाँ पर आप डायरेक्शन देखोगे, यही निकलेगा राइट हैंड थंब रूल से कि द डायरेक्शन इज इन इतना। तो अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल वी गेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट बिलो और अबव द वायर टर्न्स क्लॉकवाइज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। ठीक है, टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, अगर ध्यान से इसको देखा जाए बच्चा तो क्या दिख रहा है हमको, ध्यान से देखने पर हमको क्या दिख रहा है, हमको ध्यान से देखने पर दिख रहा है ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे मतलब इधर से जाके ऐसे घूम रहा है। अब इस चीज़ को अगर हम यहाँ बना के देखूँ ऐसे, ठीक है, देखो इसको भी मैं ऐसे ही घुमा रहा हूँ और इसको भी मैं ऐसे ही घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं, आपने कहा हाँ सर ये तो क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज होगा हमारा,
ठीक है। या सीधा बोल सकते हो कि जो वायर के ऊपर वाला अबव वाला पॉइंट है, अबव वाले पे डाउन इनवर्ड मिलेगा प्लेन ऑफ पेपर के, और अब बिलो वाले पॉइंट पे किधर, बिलो वाले पॉइंट पे आउटवर्ड मिलेगा प्लेन ऑफ पेपर के। काम खत्म। आगे देखो लिखा है पहला कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ बार मैग्नेट। ड्रॉ करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक बार मैग्नेट के लिए कैसा होता है। कहाँ गया, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, ये ड्रॉ कर लेना है। अगला सवाल आई एम सॉरी, अगला सवाल लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आ गया ना कि लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, पहला। दूसरा क्या होता है कि आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ मूव करती हैं। तीसरा, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चौथा, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। पांचवा, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका जवाब भी मैंने आपको बता दिया है कि इफ दे डिड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट आर ड्रॉन, इट मीन्स कि एट द सिंगल पॉइंट टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोन, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। आगे है अगला सवाल, अगला हमारा टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर अगर करंट लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। हमेशा ध्यान देना बेटा कि जो सेंटर है इस लूप का, क्या है, लूप का जो हमारा सेंटर है बचवा, लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्ट्रेट होता है। लूप इस सेंटर के दोनों तरफ राइट लेफ्ट में, इधर हमारा करंट ऐसे जा रहा है, इधर से हमारा करंट क्या हो रहा है, इधर से करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, और इधर से करंट क्या हो रहा है, इधर से ऐसे निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो जब इसको अगर प्रॉपर हम इस तरह से टेढ़ा करके बनाया गया है, अगर इसमें ना समझ में आए तो हम इसको दूसरा डायग्राम दिखा देते हैं जिससे कि आप समझ जाओ। यहाँ देखो, यहाँ तुम देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अच्छा ये अर्थ के लिए है, बेसिक देखो तुम एकदम बढ़िया से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू सर्कुलर लूप। आपको यहाँ पे कई तरह के डायग्राम देखने को मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लग जाएगा वो हम लोग देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक का बपौती थोड़ी है जो एक ही जैसा देखेंगे, ठीक है। यहाँ सब भरा पड़ा है। देखो आपके एनसीईआरटी में कौन वाला डायग्राम बना है, ऐसा वाला डायग्राम बना है, ठीक है ना। इन लोगों ने चुरा लिया है एनसीईआरटी का डायग्राम, क्या लिखा है, शाला.com, ठीक है, शाला.com, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक करंट कैरिंग वायर का डायग्राम बना है, आई होप आपको बहुत अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ये दिख रहा है, ये किसी किताब का फोटो है, इसी को पिक कर लेते हैं, इस पर किसी का हक नहीं है। तो जैसा कि देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो पूरा इस तरीके से जाता हुआ, ये ऐसे और नीचे से आता हुआ ऐसे और फिर इधर से जाता हुआ, ये करंट लूप है। ये एक्चुअल में एक कार्डबोर्ड है, ये जो दिख रहा है बाउंड्री लाइन पूरा ये कार्डबोर्ड है। तो सेंटर पर आप देख रहे हो, ये पूरे सर्कुलर लूप का सेंटर है। ये अगर ऐसे देखा जाए तो ये इधर से है और ये ऐसे है ना, ठीक है। ये थोड़ा ठीक है, ऐसे हो गया, ये सेंटर है। तो सेंटर पे आप देखोगे एकदम सीधा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे, और इसके इस तरफ देखो सर्कल के फॉर्म में, यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में है, फिर ऐसे ऐसे दूर होती जा रही हैं इधर से ऐसे, ठीक है। यहाँ पर यानी कि करंट कैसा जा रहा है ऊपर, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो हमारा फिंगर इधर से मुड़ेंगी, फिंगर सारी ऐसे मुड़ेंगी। और यहाँ पर करंट कैसे जा रहा है नीचे, करंट जब नीचे की तरफ जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, थंब को नीचे की तरफ रखोगे तो हमारे सारे फिंगर्स इधर से ऐसे घूमते हुए जाएंगे, ऐसे घूमते हुए जाएंगे, ठीक है। और सेंटर वाला स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, कतई भूलना नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, बार बार ड्रॉ करने को भी आता है आपके क्लास में, तो इसे आपको याद रखना है। ये कहाँ गया, ठीक, अरे आ जाओ, अच्छा ये है। तो अब हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब कहाँ चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए आपने देख लिया। और ये भी मैं बता दूं, यहाँ भी एक फार्मूला होता है कि अगर इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि इस सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। यार मैं कुछ ना तड़कता भड़कता कलर लेना चाहता हूँ, ये तड़कता भड़कता कलर है,
है ही नहीं, ये तड़कता भड़कता कलर आ जा कोई। अरे रहने दो, वही ठीक है। देखो, अगर ये सेंटर पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए, ये होता है बेटा म्यू नॉट अपॉन टू, म्यू नॉट अपॉन टू, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन टू आई डिवाइडेड बाई आर, आई डिवाइडेड बाई आर, ये होता है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पर? सेंटर पर। यहाँ पर जो म्यू नॉट है ना बेटा, इस म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो सर्कुलर करंट लूप के लिए ध्यान रखना, सर्कुलर करंट लूप के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना दूर वायर का ये जितना बड़ा रेडियस होगा उतने सेंटर पे कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना छोटा होगा उतना सेंटर पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। याद रखना ये चीज़। तो जब इसको पढ़ोगे तो आपको ये कहानी मिल जाएगी कि वी हैव ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर पढ़ लिया है। तो अगर मान लिया जाए कि सपोज दिस वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप एंड अ करंट इज पास थ्रू इट, तो हाउ वुड द मैग्नेटिक फील्ड लुक्स लाइक? तो वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स ऑन इन्वर्सली ऑन डिस्टेंस फ्रॉम इट। अब देखो ये इन्वर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट वाली बात यहाँ लिखा है, जबकि ये बात हमने आपको कहाँ बता दी थी? ये बात हमने आपको यहीं पर बता दी है। देखो ये बता दिया है, बता दिया ना। तो सोचो तुम्हारे सर जी कितने अच्छे हैं, पहले ही बता देते हैं जो ये बताएंगे कहानी। तो सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर as we move away from the wire. तो by this time we reach at the center of circular loop. तो the arc of these big circles would appear as a straight line. इसलिए बनाया गया कि every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as a straight line at the center of the loop. ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर करंट लूप के लिए, किसके लिए? सर्कुलर करंट लूप के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड, अरे यार इसको मैंने पीला क्यों कर दे रहा हूँ, तुम आओ रे बबुआ, लाल आ जाओ। कि द मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ लूप। ये याद रखना है कि ये आप देख सकते हो कि ये जो सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड जो जाती है वो कैसे अपीयर्ड होती है? एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। किसके लिए? एक सर्कुलर करंट लूप के लिए। ये जो आप पियर का आप देख रहे हो, ये जो आप ये देख रहे हो, ये इसका कलरवा मैं बदल दूँ। अब बदल के यहाँ पर इसमें दो लाल हो गया है, इस लाल को ऐसा लाल कर देता हूँ। डन, ठीक है। तो अब देखो ये जो आप देख रहे हो ये करंट कैरिंग वायर है ना, इसमें क्या जा रहा है बेटा? इसमें एक्चुअली में करंट जा रहा है ऐसे, ये सर्कुलर है। ठीक है, ये क्या है? सर्कुलर है। ये डायग्राम 3D में बनाने की कोशिश की गई है कि इधर से करंट जा रहा है और इधर से करंट वापस आ रहा है। तो सेंटर वाला जो फील्ड लाइन है, सेंटर वाला वो कैसा है? ये सेंटर वाला फील्ड लाइन, ये सेंटर वाला फील्ड लाइन है, ये सेंटर वाला फील्ड लाइन है, ये ऐसा है। ठीक है, ऐसा है। समझ आया कि इधर समझ आया? एकदम स्ट्रेट लाइन अपीयर हो रहा है। यही कहानी यहाँ पर लिखा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। बाय अप्लाइंग राइट हैंड रूल। और ये कैसे पता चला? राइट हैंड रूल से। तो इट इज़ ईजी टू चेक दैट every section of the wire contribute to the magnetic field lines in the same direction within the loop. आगे देखो कि how to determine the direction of magnetic field। तो यहाँ पर स्टार बना हुआ है, कहीं तो स्टार बना हुआ था। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सवेल स्क्रू रूल। जो राइट हैंड थंब रूल है ना, ये मैक्सवेल स्क्रू रूल को भी डिफाइन करता है, इसीलिए इसको मैक्सवेल स्क्रू रूल भी बोलते हैं। तो इफ़ वी कंसिडर आवर सेल्फ ड्राइविंग अ कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कॉर्क स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आओ इसको भी हम तुम्हें दिखाई देते हैं ताकि तुम समझ पाओ, ताकि आप समझ पाओ। आ जाओ इधर। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल देखो बेटा, आ गया, बहुत बढ़िया। आजा बच्चा, ये आजा। अरे पूरा पेचकस बन के आजा। देखो ध्यान से देखना बच्चा लोग, ये देखो कि ये हमारा जो देख रहे हो ये हत्था है पूरा, ये इस तरीके से जो बना हुआ है, ये ग्रिप है और ये ड्राइवर है। अगर इस ड्राइवर ये स्क्रू मान लो इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है ये सब,
मान लो ये स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस है, पेचकस है खोलने वाला, इसको किस डायरेक्शन में रखें, करंट के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में इसको रखें और इसको घुमाएं इस तरीके से। तो इस तरीके से घुमाने पर जिस यानी ये उस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, ये वाला हिस्सा उस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए जिस डायरेक्शन में करंट हो। तो इसको जिस भी तरफ से घुमाना पड़े ताकि ये नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, फिर दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, दोबारा से बोल रहा हूँ। देखो बेटा, पेचकस को खोलने के लिए हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को हम हटाते हैं थोड़ा, ये बॉडम टाइप का डायग्राम है तो किताब कहें, इसको लेते हैं भाई हम पेचकस को से खोलने के लिए, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं ताकि कोई नकल ना मार ले। ये स्क्रू ड्राइवर है, आपने कहा अगर इसको खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर को इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये पेंच बाहर जाएगा, यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और ये जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ लिखा है ना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है। अगर इस ड्राइवर को, इस स्क्रू को खोलने के लिए ड्राइवर को जब हम इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये ड्राइवर नीचे जाए, ये स्क्रू नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और ये जो रोटेशन हो रहा है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपको याद रखना है। यही है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल। क्या है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल याद रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हुए आते हैं वापस से अपने उस टॉपिक पे जहाँ पर थे। तो कॉर्क स्क्रू रूल आपने को मैंने बता दिया। अब आगे है हमारा टॉपिक बेटा, ये देखो उसी का करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का डायग्राम है। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप देखो यहाँ पर लिया गया है बच्चों, क्या लिया गया है, ये करंट कैरिंग एक सर्कुलर लूप लिया गया है जिसमें देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी इधर से करंट जा रहा है, यानी इधर से हमारा करंट ऐसे जा रहा है और इधर से होते हुए आ रहा है। तो यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो देखोगे, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो आप सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा बबुआ, ये वाला लाइन है, ये जो देख रहे हो ये सेंटर पर से जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये इस तरफ से मूव करने वाली लाइन है, ये इस तरह से आने वाली लाइन है। ठीक है, इस चीज़ को हमने आपको पहले ही दिखा दिया है, तो ये उसी का एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। और ये जो आप देख रहे हो ये कार्डबोर्ड है, ये क्या है, ये हमारा कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड। तो जितना आज के क्लास में हमने बताया, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, एक दो बातें और है, इस टॉपिक को पूरा अच्छे से ख़त्म कर दिया जाए। We note that the magnetic field produced by a current carrying wire given point depends directly on the current passing through it। अब देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, क्या बच्चा, जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, वो मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात यहाँ पर लिखा इन्होंने, और ये बात मैंने आपको कहाँ बता दिया था, ये बात हमने आपको यहीं पर बता दिया है, यहीं पर बता दिया है। डिस्टेंस के साथ स्क्वायर, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों बात इन्होंने डिस्टेंस वाला कहीं और दिया था और ये वाला बात इन्होंने यहाँ दिया है। ठीक, और आगे देखो सर्कुलर करंट लूप के लिए है, तो इफ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न तो द फील्ड प्रोड्यूस इज एन टाइम्स लार्जर प्रोड्यूस्ड इन द सिंगल टर्न। तो अगर, ठीक है, अब यानी कि समझो कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी, क्या, मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है, मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन क्या बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, कि अगर एक टर्न में, मान लो एक टर्न में मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, कितना है, 2 टेस्ला, तो अगर 2 टर्न हो गया कॉइल में तो 2 टर्न में लिए 2 गुणे 2 टेस्ला हो जाएगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा, जिसे हम 4 टेस्ला कहेंगे। अगर 3 टर्न है तो 3 टर्न का मतलब 3 गुना हो जाएगा, तो एक टर्न में 2 है तो 3 टर्न में 3 गुणे 2 दैट इज 6 टेस्ला हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हर एक टर्न का कंट्रीब्यूशन बढ़ते जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। आगे, दिस इज बिकॉज द टर्न इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन एंड द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एडेड अप, इसीलिए होता है। तीसरी बात तो हमने आपको बता ही दी थी कि सेंटर से जितना दूर, जैसे ये हमारा करंट कैरिंग लूप है, मान लो ये हमारा क्या बेटा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो ये जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये मान लो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा, इस तरफ होगा, और ये सेंटर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू μ0/2I/r के बराबर होगा। r क्या है, तो r इस लूप का रेडियस है, r इस लूप का रेडियस है।
आई क्या है? करंट की वैल्यू। अगर इसमें एक की जगह 2 टर्न हो जाए, इसमें एक की जगह 2 टर्न, तो ये 2 गुना हो जाएगा। 3 टर्न हो जाए तो 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है सर्कुलर लूप के लिए। तो आई होप इतनी सारी बातें आपको पता चल गई। अब हमारा बचा है आगे का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनोइड। तो अब यहाँ से कंटिन्यू हम लोग करेंगे अगले क्लास में, यानी कि यहाँ से कब कब कंटिन्यू करेंगे? ये करेंगे पार्ट 2 में। किसमें करेंगे बच्चों? पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं, पार्ट 2 में फिर से बचा हुआ पोर्शन को हम लोग कवर अप करेंगे। अब बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये देखो ख़त्म हो गया। तो पार्ट 2 बहुत थोड़े देर का होगा, ज़्यादा देर का नहीं होगा। पार्ट 1 हमारा 1 घंटे का हो गया, लगभग 30-40 मिनट का हमारा पार्ट 2 होगा, और पार्ट 2 भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। और हर एक चीज़ जितना हमने मार्क किया सब आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर यानी पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।